कोई गवर्नमेंट की इंक्वायरी बैठ गई उसके खिलाफ, क्या लिखा हुआ है ये सरकारी पेपर, ऐसा कुछ, तो नाम लिखें, बैच लिखें और पेपर मिल जाएगा आपको। शायद मैंने आपको 2 पेपर भेज दिए हैं, एक रीनीट वाला और एक सवाई माधोपुर वाला, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो जरूर पूछें, और अभी सॉल्व ना करें। कब? मंडे को करें, क्योंकि संडे के बाद मंडे को आपको एक दिन मिलता है ना ऑफ, उस दिन देखें पुराना पेपर, ठीक है, जो भी है। और मैं और भी आगे आपको इस तरह के कंटेंट्स देता रहूंगा, फुल सिलेबस के और भी पुराने पेपर जो मेरे पास पड़े हुए हैं उनको मैं आपको सेंड करता रहूंगा। तो जो भी मुझे मैसेज कर देगा उसे मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ग्रुप नहीं बनेगा, ऐसे ही 1 बाय 1 भेजूंगा, है ना, 1 बाय 1 भेजूंगा सबको, मेहनत करूंगा मैं, ठीक है, यस, ठीक है बच्चों। क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, हो सकता है आपने कल भेजा होगा शायद। हाँ तो कल जिसने भेजा होगा शाम को, कल जिसने मेरे ख्याल से 12-2 बजे के बाद भेजा होगा, तो उसको तो नहीं मिला होगा अभी तक, क्योंकि उसके बाद तो क्लास चालू हो जाती है हमारी, और उसके बाद हम रात को 9-10 बजे फ्री होते हैं, तो उसके बाद सुबह आ जाते हैं। अब उसके बाद आज जो टाइम मिलेगा उसमें भेजेंगे फिर, है ना, ठीक है। तो थोड़ा लेट भेजा होगा, जिसने परसों भेज दिया होगा उसको मिल गया होगा। मिल गया है क्या? कितने बच्चों को मिल गया? मिल गया? नहीं भेजा? मिल गया। पहले वाला नहीं मिला तो पहले वाले तो पुराना पहले मैसेज करना था, तो एक बार फिर से भेज देना मेरे को मैसेज, है ना, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक है, पढ़ाई करें शुरू। बोलो क्या पढ़ लिया, बताओ। हाँ अभी हमारी एक क्लास आएगी या 2? आज के बाद एक क्लास और आएगी ना, आज के बाद एक क्लास और आएगी, पक्का है ना, है ना, डन है ना, बिल्कुल ही है। चलो ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? श्लेष्म कला, श्लेष्म कला तक पढ़ा है ना बच्चों? आइए बच्चों, आज हम जिसके बारे में बात करते हैं, वैसे आज हम ये कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए हमारा, लेकिन क्लास छोटी है ना आज थोड़ी, ठीक है, तो आज हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो है वो लगभग खत्म हो जाए, जो टेस्ट में आने वाला है, मतलब सहज प्रतिरक्षा आएगी, बता दिया ना मैंने आपको, ठीक है। तो बच्चों सहज प्रतिरक्षा, बताइए बच्चों, पैथोजन रोग कारक के लिए विशिष्ट या अविशिष्ट? दूसरा, अगर आप जानते हैं कि सहज प्रतिरक्षा जो है वो जन्म से है या जन्म के पश्चात? जन्म से है। इसके अलावा सहज प्रतिरक्षा जिसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, याद रखें उसमें स्मृति का गुण नहीं होता। और याद रखें बच्चों, ये पादप में होती है, जंतुओं में, दोनों में, ठीक है। और इसके अंदर हमें 4 प्रकार के रोध पढ़ने हैं, शारीरिक रोध, कारिकीय रोध, कोशिकीय रोध व साइटोकाइन रोध। सही बात है ना बच्चों? और इन 4 प्रकार के रोध में हम सबसे पहले शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, याद आया, बढ़ चुके हैं। और एनाटॉमिकल बैरियर पढ़ने के अंदर हमने पढ़ा था त्वचा तथा श्लेष्म कला। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है कारिकीय रोध। कौन बचे? कारिकीय रोध। आइए बच्चों, कारिकीय रोध के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसको हमने कहा था कारिकीय, हेडिंग लिख लिया था शायद, कारिकीय रोध। और कारिकीय रोध में सुन रहे हो, सबसे पहला जो आएगा वो है सलाइवा, लार। दूसरा टीयर्स, अश्रु। आंसू से अच्छा शब्द है बच्चों क्या? अश्रु। अश्रु सुना है ना, ठीक है, अश्रु। और इसके अलावा योनि मार्ग का अम्लीय माध्यम, कुछ याद आया? बोलो ना बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मादा में योनि मार्ग में अम्लीय माध्यम क्यों होता है? क्योंकि एक जीवाणु, नाम बोलो, बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पाया जाता है। और आपको ये बताया था ना कि इस कारण योनि मार्ग का अम्लीय माध्यम है, इस कारण यहां पर कोई जीव जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते।
रोग कारक यहां वृद्धि नहीं कर पाते। इसके अलावा आमाशय, स्टमक में HCl, क्या सुना है आप सभी ने? आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl। आप जानते हैं जठर रस, आप जानते हैं कि जठर रस जो होता है हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। याद रखें बच्चों, इस गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो होता है, इसके अंदर याद रखें बच्चों अम्लीय माध्यम होता है। कैसा माध्यम है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? HCl। सुना है। और पांचवा नाम जो है वो है फीवर, बुखार, ज्वर। ज्वर बोलते हैं ना। तो सुनिएगा बच्चों ये 5 नाम, ठीक है। इन 5 नामों के बारे में बात करते हैं। सलाइवा, टीयर्स, योनि मार्ग का अम्लीय माध्यम, आमाशय में HCl और फीवर। ये 5 चीजें हैं जो हमें कारिकीय रोध या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर देती हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऊपर वाले ने हमारे ऊपर त्वचा का आवरण बना दिया, फिर उसके बाद उसको पता चला कि ये सांस कहां से लेगा, इसलिए कुछ आवश्यक छिद्र हमारे अंदर बनाए गए। उन आवश्यक छिद्रों से रोग कारक ने बोला कि मैं यहां से प्रवेश कर जाऊंगा, इसलिए वहां पर ऊपर वाले ने क्या श्लेष्म कला लगा दी, म्यूकस लगा दिया। याद है ना बच्चों? ठीक है। अब लेकिन अब रोग कारक क्या कर रहा है? अब रोग कारक कह रहा है कि मैं आंखों के रास्ते आऊंगा। सही बात है। अब रोग कारक कह रहा है कि मैं भोजन के अंदर मिल जाऊंगा, और भोजन के अंदर मिल जाऊंगा तो तुम मुझे खुद खाओगे। बोले ठीक है, लेकिन याद रखें जब वो भोजन के रास्ते मुख में आएगा तो हमें याद है ना बच्चों, मुख में भोजन का सामना होता है लार से। आप जानते हैं हमारे पास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। अगर आपने नाम सुने हो 3 जोड़ी लार ग्रंथि के, तो एक को बोलते हैं कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। एक होती है अधोहनु लार ग्रंथि या अधो, है ना, अधोजम बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। और एक होती है सब लिंगुअल अधोजीवा लार ग्रंथि, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सुने क्या नाम कभी? कोई बात नहीं, अब ये चैप्टर तो है नहीं। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है हमारे अंदर, और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से निकलता है लार। और इस लार में, और उसी प्रकार से हमारे अश्रु में, हमारे आंसुओं में क्या पाया जाता है बच्चों? पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या सुना है कभी आपने? लाइसोजाइम उपस्थित होता है, जो होता है जीवाणु रोधी या फिर जीवाणु नाशी, बैक्टीरियो सिडल। सुनना बच्चों, अगर हम बात करें कि अगर बाई चांस भोजन के द्वारा कोई भी रोग कारक मेरे शरीर में जाने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले उसका सामना होगा हमारी लार से। और हमारे लार में याद रखें बच्चों, पाचक रस तो है ही, आपने सुना होगा लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पाचन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी लार के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। बोलना बच्चों सभी क्या? और लाइसोजाइम जो होता है वो करता क्या है बच्चों? लाइसोजाइम बैक्टीरिया के ऊपर मिलने वाली कोशिका भित्ति, सेल वॉल। क्या आपको सर ने बता दिया कि बैक्टीरिया जो है उसके पास पादपों की तरह सेल वॉल होती है? अरे राजीव सर को जानते हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, आपको राजीव सर ने बताया होगा कि कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है बच्चों, सेल वॉल के ऊपर जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ऐसा भी बताया होगा सर ने। सर ने आपको यह भी बोला होगा कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। सर ने आपको यह भी बोला होगा कि इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, नाग नाग, और इसके अंदर NaM भी है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये बात ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, इस कोशिका भित्ति के ऊपर छिद्र बना देता है कौन? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जब इसे छिद्रित कर देता है, छिद्र बना देता है, तो उसमें जल प्रवेश करता है और जीवाणु फूलकर फट जाता है। तो लाइसोजाइम काम कैसे करता है? लाइसोजाइम कहता है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे। समझ गए ना बच्चों? सही बात है।
लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति में बहुत सारे छेद कर देता है, जिससे उसमें क्या प्रवेश करता है, जल, और ये स्वेलअप होकर फूलकर क्या होता है बच्चे, फट जाता है। तो कितना आसान तरीके से मार देता है। लेकिन केवल और केवल कौन, जीवाणु, बैक्टीरिया। समझ गए बच्चों, केवल जीवाणु, विषाणु को नहीं, कवक को नहीं, कृमि को नहीं, प्रोटोजोआ को नहीं, केवल और केवल कौन, जीवाणु को। तो लाइसोजाइम केवल जीवाणुरोधी है। और याद रखिएगा, तो सलाइवा, लार और अश्रु, बच्चों अश्रु की बात कर लेते हैं। अश्रु कौन सी ग्रंथि से आता है, अश्रु ग्रंथि से, जिसको लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। सुना है क्या आपने कभी? हमारे पास, हमारे फेस में एक दो बोन है नजदीक आंख के, आई बॉल के नेत्र गोलक के नजदीक जो अस्थियां हैं, उसका नाम है लैक्राइमल अस्थि। कौन सी अस्थि? और ये लैक्राइमल अस्थि में सुरक्षित है हमारी लैक्राइमल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। इनसे लगातार आंसुओं की एक पतली लेयर निकलती रहती है। लगातार बोला मैंने, ठीक है, इनसे लगातार आंसुओं की एक पतली लेयर निकलती रहती है, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारी नेत्र गोलक पर हमने लैमिनेशन करवा लिया है। समझ रहे बच्चों, लैमिनेशन। तो हमको ऐसा लगता है नेत्र गोलक के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ी हुई है, और ये पतली सी परत है आंसुओं की परत। और ये आंसुओं की परत का काम क्या है? इसका काम है हमारे नेत्र गोलक को सदैव गीला बनाए रखना। क्योंकि अगर हमारा नेत्र गोलक सूख गया तो हमारी पलकें, घर्षण, सही बात है, हमारी पलकें जब इस नेत्र गोलक के ऊपर गति करेंगी तो उस दौरान घर्षण हो जाएगा। और इस घर्षण को रोकने के लिए यहां पर नेत्र गोलक को हमेशा गीला रखना होगा, और उसका काम जिम्मेदारी लेती है कौन? अश्रु ग्रंथि, लैक्राइमल ग्लैंड। बोलो सभी, ठीक है। तो याद रखें बच्चों, अश्रु पहला काम तो यही है टीयर्स का, कि नेत्र गोलक को नम बनाए रखना। नेत्र गोलक को क्या बनाए रखना? नम और मॉइस्ट बनाए रखना, ताकि घर्षण ना हो नेत्र पलकों के जब मूवमेंट होता है नेत्र गोलक के ऊपर उस समय, ठीक है। दूसरा काम यह है कि लाइसोजाइम भी पाया जाता है उसमें, अश्रु में। तो अगर कोई जीवाणु यहां से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो वो मारा जाएगा। समझ गए इस बात को? हाँ, लेकिन विषाणु नहीं। इसीलिए आपने बोला ना, आंख आ गई, कभी सुना है? ऐसे बोलते हैं ना, कंजक्टिवाइटिस। सुना है बच्चों? ठीक है। अगर याद रखें बच्चों, कंजक्टिवाइटिस, गुलाबी आंखें, ठीक है। आपने अरे वो रोग नहीं सुना क्या, जिसमें लोग जो है आंखें लाल हो जाती हैं, है ना, आई फ्लू? सुना है? तो आई फ्लू, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं बच्चों, याद रखें उस अवस्था में चश्मा लगाया जाता है, ताकि कोई और उसके अंदर देखेगा तो उसकी भी जो है, बोलते हैं ना, आंख आ गई, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली, आंखें आ गई, है ना। तो जैसे पहले थी नहीं, अब आ गई, ठीक है। तो याद रखें बच्चों, तो अगर हम बात करें आई फ्लू की अवस्था में, आप समझ गए विषाणु है। लाइसोजाइम कहता है भैया विषाणु है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लाल हो जाऊंगा, गुलाबी आंखें हो जाती है। कैसी आंखें हो जाती है? गुलाबी आंखें। तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो मुझे भी आई फ्लू हो गया। हाँ, ये बात याद रखें, क्योंकि ये देखने से फैलता है ना बच्चों, ठीक है। तो इस बात को याद रखें आगे से। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, तो विषाणु की अवस्था में ये अपना जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पाता लाइसोजाइम, क्योंकि ये केवल क्या, जीवाणुरोधी है। अच्छा, तो हमें पता है ना, अश्रु हमारी आंखों को, नेत्र गोलक को गीला बनाए रखते हैं बच्चों। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम इमोशनल, भावनात्मक रूप से, ठीक है, जब हम एक्साइटेड, उत्तेजना में होते हैं, जब हम जो है वो डर की अवस्था में होते हैं, तो उस अवस्था के अंदर आपको पता है हमारा अनुकंपी काम करता है या परानुकंपी? अनुकंपी। सुना है क्या सभी ने? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, जानते हो बच्चों, ठीक है। तो जब भी डर लगता है तो गला ही नहीं, नेत्र गोलक भी सूख जाते हैं। और जब नेत्र गोलक सूख जाते हैं तो उसको गीला करने के लिए कौन आ जाते हैं? अश्रु। तो अब आप समझ पाए कि इमोशनल होने पर हमारे आंसू क्यों आ जाते हैं, या ज्यादा एक्साइटेड होने पर, बोलते हैं ना खुशी के आंसू, है ना, ज्यादा एक्साइटेड होने पर हमारे आंसू क्यों आ जाते हैं, डर की अवस्था में आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि नेत्र गोलक सूख जाते हैं। क्योंकि किसी भी इमरजेंसी, आपातकालीन अवस्था जब भी आती है, शरीर को लगता है
कि ऐसी आपातकालीन अवस्था है तो शरीर का म्यूकस ड्राई होने लगता है, इसलिए गला सूख जाता है, नेत्रगोलक सूख जाते हैं, और नेत्रगोलक जैसे ही सूखते हैं तो घर्षण होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए जल्दी से नेत्रगोलक को गीला बनाए रखने के लिए अश्रु की परत आ जाती है, और वो इतनी आ जाती है कि वो बाहर तक निकल जाती है, बोलते हैं आंसू आ गए। समझ गए ना बच्चों? आपको पता है ना, सर्दी के मौसम में बाइक चलाइए, है ना, स्कूटी चलाइए बच्चों, सर्दियों में क्या आंसू आते हैं? सर्दी के मौसम में अगर स्कूटी चलाई या पीछे भी जो बैठा है तो आपने देखा ना, लगातार ऐसे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? ठंडी हवा जैसे ही लगती है तो आपको पता है ना, बताइए, हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है। नहीं सुना? ये मॉइस्चराइजर की जरूरत त्वचा पर कब पड़ती है, सर्दियों में या गर्मी में? सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों के अंदर ठंडी हवा लगते ही त्वचा सूख जाती है, वैसे ही नेत्रगोलक भी सूख जाते हैं, और नेत्रगोलक को गीला करने के लिए कौन आ जाते हैं? आंसू। कंसेप्ट समझ रहे हो? हाँ, मतलब कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं, रट लो नहीं, रट लो नहीं, हाँ, अच्छे से समझ लो फिर रट लो। समझ गए ना बच्चों? हाँ ठीक है। हाँ, मतलब ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना कि लाइसोजाइम होता है इसमें। अब लाइसोजाइम शब्द का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, तो याद रखने की लाइसोजाइम कैसे काम करता है, आंसू कब आते हैं, क्यों आते हैं, ये बात क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है। और लार तो आप समझ गए, एक तरह का पाचक रस है जिसके अंदर आप जानते हैं कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, सेलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, जो मुख में 30% स्टार्च का पाचन कर देता है। ठीक है, चलिए जी, ये बात हो जाती है, तो दो की बात हो गई। आगे योनि मार्ग का अम्लीय माध्यम, क्या कुछ भी बताने की जरूरत है? मैं पहले ही जन्म में बता चुका हूं आपको कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु के कारण यहाँ का अम्लीय माध्यम होता है। और आप ये तो जानते ही हैं कि मूत्र पथ से कोई जीवाणु प्रवेश क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मूत्र तो होता ही कैसा है, अम्लीय है, तो इसलिए वहां से भी जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। और दूसरा, मूत्र जनन पथ में म्यूकस भी है, आप भी कल ही लिखा है आपने, सही बात है ना? कहां होता है म्यूकस? श्लेष्म में कहां है? श्वसन पथ, पाचन पथ, मूत्र जनन पथ, लिखा था क्या बच्चे? सही बात है ना? और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ईयर वैक्स, ये लिखा था, कर्णमोम, ठीक है, यस। आमाशय स्टमक में HCl। हाँ बच्चों, बताओ, क्या आप जानते हैं कि हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं? और जठर ग्रंथि में बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं, आपने सुना होगा एक सेल का कौन नाम? पेप्टिक चीफ जाइमोजन कोशिका। और पेप्टिक कोशिका से आता है पेप्सिन। पेप्सिन याद आ गया? ये चैप्टर वैसे आप धीरे धीरे आपकी मेमोरी से जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको अब आप पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से हट गया है, ये एनसीईआरटी ने बहुत गलत किया है बच्चों, ठीक है। इस तरह के चीजों को हटा दिया जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है भविष्य में, ठीक है, उन चीजों को हटा दिया, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाकर चीजों को हटाना चाहिए, ठीक है। इससे जगह ऐसी चीजें भी हटाई जा सकती थी जिनका आगे भविष्य में आपका संबंध ही नहीं रहेगा, ठीक है। कॉकरोच हटाया जा सकता था, ठीक है, पाचन को ही हटा दिया। अरे भैया डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर में कोई बोलेगा श्वसन के बारे में जानता हूं, उसके बारे में जानता हूं, पाचन के बारे में जानता नहीं हूं, पहली बार मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ूंगा। सही बात है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी चल रहा है बच्चों, इस टाइम कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर भी आपको अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि पाचन में पाचक ग्रंथियां, जठर ग्रंथि जिसके अंदर पेप्टिक कोशिका, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, कुछ याद आया? और पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है HCl, प्रोरेनिन से रेनिन बनाता है HCl। सुना है ना बच्चों? रेनिन बच्चों में दुग्ध प्रोटीन का, केसीन प्रोटीन का पाचन, याद आ रहा है? और पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, जबकि याद रखें पेराइटल या ऑक्जिंटिक कोशिका, सुना है क्या? आमाशय में जठर ग्रंथि में एक कोशिका होती है, इसका नाम क्या? पेराइटल कोशिका। कौन सी कोशिका? उससे आता है HCl। तथा आपने एक और नाम सुना होगा, नेश कारक, एक्सट्रिंसिक कैसल फैक्टर, सुना है क्या बच्चों? तथा इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर। तो याद रखना, ये कारक जो होता है वो तो विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है, लेकिन HCl जानते हो ना बच्चों? अगर किसी के जठर रस में, अब मैं आसान चीज पे आ जाता हूं, आमाशय में जठर ग्रंथि से आता है जठर रस, जिसमें मिलता है HCl। क्या मिलता है? और ये HCl अगर कहीं है तो आपको पता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि अम्ल है, और अगर ये अम्ल है तो ये अम्लीय माध्यम देगा। आमाशय के जठर रस की पीएच केवल 1 से 2 से 3 तक है बस, और इतना ज्यादा अम्लीय है कि बाई चांस कोई चला गया तो वो जल जाएगा। सही बात है ना बच्चों?
ठीक है, तो क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो लिखा होगा कि अमाशय में होने वाली पीसने वाली गतियां, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट इन स्टमक मिक्स द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इन बोलस, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अमाशय में होने वाली पीसने वाली गतियां अम्लीय जठर रस को बोलस में मिला देती है तथा काइम बनाती हैं। सुना है ना आपने? तो अगर हम बात कर लेते हैं कि यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि HCl के संपर्क में आते ही मारा जाएगा, तो क्या ये भी एक कार्य के रोध है? सही बात है ना, HCl अम्ल है बच्चों, ठीक है। हाँ, लेकिन सभी मर जाएंगे जरूरी नहीं। आपने बोलते ना पेट में कीड़े हो गए, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, कौन सा कीड़ा? एस्केरिस, और कौन सा कीड़ा? सही बात है ना बच्चों, ठीक है। तो याद रखें, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी होता है, ठीक है, अमीबिया पेचिश वाला, है ना, तो वो कीड़ा नहीं, वो तो बोल देते हैं वो तो प्रोटोजोआ है। सही बात है ना बच्चों, लेकिन कीड़ा तो सही में कृमि कौन है? ये कीड़ा तो वैसे कोई भी नहीं, कीड़ा तो इंसेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे हम जो लोग नहीं जानते हो तो ऐसे बोलते हैं पेट में कीड़े, ठीक है, वो एक कृमि है। क्या नाम है? एस्केरिस। तो बताइए बच्चों क्या, लेकिन एस्केरिस क्या अम्ल के अंदर मर जाता है? नहीं मरता, ठीक है, क्योंकि एस्केरिस के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो अम्ल से बचा लेता है। सही बात है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अम्ल है तो सारे ही मर जाएंगे, कुछ बोलते हैं भैया मैं अम्ल में भी जी लूंगा। सही बात है, आपको राजीव सर ने बताया होगा थर्मो एसिडोफिलस। हाँ, मुझे सब पता है कब क्या पढ़ाया जा रहा है, किस में क्या पढ़ाया जा रहा है ना बिड़ू, सब पता है बिड़ू मेरे को। तो तुम तो बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बढ़िया चल रहा है सब, शानदार, है ना, बहुत बढ़िया। आपको जो पढ़ाने के लिए टीम आई हुई है बच्चों, वो बहुत शानदार टीचर्स की, बहुत सेलेक्टेड टीचर्स की टीम है, ठीक है। और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स के लिए आप ज्यादा याद रखें, मेरे को ऊपर ज्यादा, मेरे ऊपर ना मानते हुए बाकी टीचर्स के लिए याद रखें। बहुत ही बढ़िया टीचर्स आपको मिले हैं आपको पढ़ाने के लिए। कौशल नामा सर बहुत ही शानदार, सही बात है, सोगानी सर, सही बात है, और बिड़ू को तो जानते ही हो आप, है ना, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यस। तो पूरा फायदा उठाइए उसका, सही बात है, क्योंकि जो है वो पूरा एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जो है वो सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ठीक है। तो पूरा फायदा उठाइए उस चीज का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, ये सारी चीजें क्लियर कीजिए, पूछते रहिए सभी टीचर से, कोई और हेल्प चाहिए तो लेते रहिए, ठीक है, मैं आपको पेपर्स भेजता रहूंगा। सही बात है बच्चों, ठीक है, यस, हाँ। और इस बार जो पेपर बनाया है वो भी पहले से थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है ना, हाँ, पहले वाले से थोड़ा इजी है, ठीक है, तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से, है ना बच्चों, ठीक है। तो हाँ बच्चों, और बच्चों मेरे ख्याल से लास्ट वाली बात कर लेते हैं, ज्वर। बताओ बच्चों, ज्वर के बारे में क्या बोलेंगे? क्या ज्वर आना हमारे लिए अच्छी बात है? बिल्कुल बच्चों, ज्वर आना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ज्वर के दौरान हमारा शरीर का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ जाता है तो वह जीवाणुओं की वृद्धि को, रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है। सही बात है ना बच्चों? कई बार हमारी तबीयत खराब होती है, और हमको शाम को ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे हल्का हल्का फीवर आ रहा है, और आप ये भी देखते हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं टैबलेट लेकर सोऊं या सो जाऊं ऐसे ही, ठीक है। तो कई बार आप ऐसे ही सो जाते हैं बिना टैबलेट लेके, चलो सो जाते हैं यार, टैबलेट नहीं लेंगे, ऐसे ही सो जाते हैं, खाना खा के जल्दी से सो जाते हैं, और आप एक अच्छी नींद लेते हैं और सुबह उठते हैं और आपको उसके बाद लगता है कि रात को तो तबीयत खराब थी, अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही हो जाते हैं। सही बात है। तो वास्तविकता में ये होता है कि फीवर में आपका टेम्परेचर जो थोड़ा सा बड़ा था, वो रोग कारक बेचारा कोई छोटा मोटा सा था, और वो निकल लिया। सही बात है। तो या तो ये रोग कारक को मार ही देता है उच्च तापमान, या फिर उसकी वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। याद रखें बच्चों, ज्वर आता कैसे है? इसके लिए है हाइपोथैलेमस। कौन बच्चों? आप जानते होंगे हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बिहेवियर तथा इमोशन से संबंधित है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियमन से संबंधित है। मास्टर ऑफ मास्टर, याद है ना बच्चों, महागुरु, सही बात है। तो इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि तापमान नियमन से संबंधित है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी भी है, और हाइपोथैलेमस याद रखें बच्चों, जो क्या करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। याद करो, मैंने पेनिस के इरेक्शन के दौरान बताया था,
कि परानुकंपी काम करता है तो शिश्न ऊर्ध्व हो जाता है, और अनुकंपी करता है तो वीर्य का स्खलन हो जाता है। याद है ना बच्चों? तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये सभी काम है हमारे हाइपोथैलेमस के। आप जानते हैं हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क पश्च क्या डायएन्सेफेलॉन, अरे ज्यादा हिंदी बोल दी क्या? ठीक है, डायएन्सेफेलॉन को जानते हो? डायन है ना, डायन को जानते हो ना? ठीक है, तो याद रखें डायएन्सेफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पश्च का भाग है। और याद रखें इसके 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हाइपोथैलेमस करता क्या है? ये बच्चों इसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप तापमान का नियमन करेंगे। आप शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस से ना तो ज्यादा बढ़ने देंगे ना ज्यादा घटने देंगे। बोले क्यों? थोड़ा बहुत घट जाए बढ़ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? एंजाइम्स पे फर्क पड़ता है। आप जानते होंगे हमारे शरीर में जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कार्य करने के लिए बने हुए हैं। अगर आपने शरीर के तापमान को बढ़ाया या घटाया, दोनों ही अवस्था में एंजाइम की सक्रियता कम हो जाएगी। आपने शायद ये ग्राफ पढ़ा है। इस पॉइंट पर एंजाइम सबसे ज्यादा सक्रिय है। अगर आपने तापमान को बढ़ा दिया तो भी एंजाइम की सक्रियता कम, कम कर दिया तो भी एंजाइम की सक्रियता कम। इसलिए हाइपोथैलेमस को जिम्मेदारी दी गई है कि हाइपोथैलेमस आप तापमान को इतना बना के रखो, कम ज्यादा मत होने दो। इसीलिए आप अगर जून की गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बाहर खड़े हो जाएं और आपको लू लग रही हो और उस अवस्था में हीट वेव चल रही हो, नौतपा चल रहा हो, है ना बच्चों, और गर्म गर्म हवा आपके शरीर को छू रही हो, तो उस अवस्था के अंदर आपको पता है हाइपोथैलेमस कहेगा कि क्या 45 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर का भी कर दूं? बोले नहीं, मैं मैनेज करता हूं। वो क्या करेगा? पसीने लाने वाली स्वेद ग्रंथियों को कहेगा। हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा? स्वेद ग्रंथि को, कि पसीना लेकर आओ। और पसीने की एक पतली परत पूरे शरीर पर आ जाएगी और जैसे उससे गर्म हवा टकराएगी और वो ठंडी हो जाएगी। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, इसलिए हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या समझ पाए? ठीक है, आपने ऐसा गांव में, अरे बड़ो गांव के ही तो अपन लोग, है ना, तो हमने ये बात अच्छे से देखी होगी कि गांव में, ठीक है, जब लोग बोल रहे होते हैं कि फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हो रहा, और हमारे गांव के अंदर एक घड़ा रखा होता है और वो बाहर धूप में ही रखा होता है, बिल्कुल धूप में भी नहीं, ठीक है, मतलब बाहर खुले में ही रखा होता है, और उसके ऊपर हम एक गीला कपड़ा लगा के रखते हैं, एक टाट का बोरा, याद है ना बच्चों? उसके ऊपर कर देते हैं, उसको गीला रखते हैं, गर्म हवा उससे टकराती है और पानी अंदर बिल्कुल चिल्ड, है ना बच्चों? याद है ना बच्चों? वही चीज आपके साथ है। आपके शरीर पर त्वचा के ऊपर एक पसीने की पतली परत, जिसके ऊपर गर्म हवा जैसे ही टकराती है तो आपको गर्म फील होता है या ठंडा ठंडा। इसलिए उस गर्म तापमान में भी आपका नियमन, हाँ लेकिन एक लिमिट है बच्चों। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं तो खड़ा रहूंगा दिन भर ही बाहर। एक टाइम के बाद हाइपोथैलेमस हो सकता है कि सरेंडर कर दे और उसके बाद आपके शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाए और आप बीमार पड़ जाए। सही बात है ना बच्चों? तो याद रखें, तापमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, तापमान नियमन करेगा। ऐसा नहीं मेरा तो हाइपोथैलेमस तापमान का नियमन करेगा, मैं तो सियाचिन में चला जाता हूँ, ठीक है, तो निकल जाओगे। समझ गए ना इस बात को? ठीक है, सामान्य तापमान परिवर्तन के अनुसार हम अपने शरीर के तापमान को नियमित कर पाते हैं, तभी तो हम गर्म रुधिरधारी कहलाते हैं। सुना है हम कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड सुना है ना सभी ने? शीत रुधिरधारी है या गर्म रुधिरधारी? गर्म रुधिरधारी। सुना है ना सभी ने इस बात को? ठीक है, और सर्दियों के अंदर बच्चों, जैसे अगर अब सर्दी का मौसम है तो हाइपोथैलेमस तापमान नियमन कैसे करता है? वो कपकपी करवाता है। और जब कपकपी होती है तो आपको पता है कपकपी के दौरान हो क्या रहा है, शिवरिंग के दौरान हो क्या रहा है? पेशी का संकुचन तथा शिथिलन। अरे भाई, पेशी संकुचित शिथिल, संकुचित शिथिल, संकुचित शिथिल, तो यही तो हो रहा है, संकुचित शिथिल। और जब ये हो रहा है तो उसकी वजह से हर बार पेशी संकुचन होता है तो एटीपी टूटता है। मायोसिन के हेड पर एटीपी बंधन स्थल तथा एक्टिन बंधन स्थल पाए जाते हैं। हाँ, तो एक्टिन, याद रखें, एटीपी जैसे ही टूटता है एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बंध टूटता है और इस बंध के टूटने से ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है और वही हमारे शरीर को गर्मी देती है। तो सर्दियों में कपकपी लेकर हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है कौन? हाइपोथैलेमस। अब ये बात समझ में आ गई ना कि तापमान नियमन करवाता कैसे। लेकिन अब ये बात आ जाती है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, इस हाइपोथैलेमस जो है वो रोग कारक के आने पर तापमान क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि जैसे ही रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोग कारक से कुछ रसायन निकलते हैं
उन रसायन को पायरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये पायरोजन के विरुद्ध हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस अनुक्रिया देता है, प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनवाता है। बच्चों एक बार फिर आ गया प्रोस्टाग्लैंडिन। बताओ क्या करवाता था? संकुचन। लेकिन अब ये संकुचन कराएगा चिकनी पेशी का नहीं, कंकाल पेशी का। और यही तो मैं बोल रहा हूं, संकुचन। समझ गए इस बात को? तो यहां पेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जैसे मायोमेट्रियम में संकुचन करवा रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन और बाद में ऑक्सीटोसिन। याद आ गया बच्चों? उसी प्रकार से यहां पर भी प्रोस्टाग्लैंडिन के माध्यम से पेशियों में संकुचन। तो आप क्या बोलते हैं? कई बार बुखार आता है, सर्दी लगकर बुखार आया, कपकपी के साथ बुखार आया, तो ये इस दौरान पेशियों में संकुचन करवाया जा रहा है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, और उसी तापमान बढ़ने को आप बोल रहे हैं कि बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया, फीवर आ गया। और इस फीवर में हो क्या गया तो मैंने बता ही दिया, पैथोजन या तो मर जाएगा रोग कारक, या फिर उसकी वृद्धि कम हो जाएगी। तो ज्वर आना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आपको बुखार आता है और आप एक पैरासीटामोल की गोली ले लेते हैं। आप एक पैरासीटामोल की डोलो, क्या 650 है ना बच्चों, डोलो 650 ले लेते हैं, ठीक है। और आपका हाइपोथैलेमस बोलता है भाई क्या, मैं तापमान बढ़ा रहा हूं ताकि रोग कारक वृद्धि ना करे, और तू गोली खा रहा है मुझे बोलने के लिए कि तापमान कम कर दो, ठीक है। तो ज्वर आना तो हमारे लिए अच्छा था, और आपने गोली खा ली, तो आगे से गोली खाओगे या नहीं खाओगे? खाओगे बेटो, मारे जाओगे। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये बोल रखा है कि भैया देखो, तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़कर रोग कारक मरेगा, ये सही है। लेकिन तुम्हें क्या पता कि ये तापमान कब तक बढ़ेगा और कितने तापमान पर ये मरेगा? तुम तो बोलो कि बहुत तेज बुखार आ रहा है, और बहुत तेज बुखार आने के बाद भी आप बोल दो नहीं नहीं, आज अभी रोग कारक मर जाएंगे शरीर के सारे, मेरे को तो ऐसा करो धूप में खड़ा कर दो ऊपर और ले जाके, और 2 बाल्टी गर्म पानी डाल दो, आज एक भी बैक्टीरिया वायरस को नहीं छोड़ूंगा शरीर में। सही बात है, भस्म हो जाओगे बच्चों, ठीक है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि कितने तापमान पर रोग कारक मरेगा, इसलिए डॉक्टर कहता है कि तू तो पैरासीटामोल खा ले। क्यों? क्योंकि पैरासीटामोल खा ले, और ऐसा कर, पैरासीटामोल खा के अगर वो अगले दिन आराम आ जाए तो ठीक है, लेकिन फिर भी बुखार आता है, इसका मतलब तापमान बढ़ाकर रोग कारक मर नहीं रहा, उसकी वृद्धि रुक रही है केवल। इसीलिए जो है आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। और बताइए, कभी आपने डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने आपको केवल डोलो दी है या साथ में एंटीबायोटिक भी दी है? एंटीबायोटिक। तो डॉक्टर साहब जब ये टैबलेट देते हैं तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, डॉक्टर साहब बोलते हैं देखो अब तुम मेरे पास आ गए हो, हाइपोथैलेमस धन्यवाद, आप इसे मेरे पास ले आए, ठीक है, यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है, अब मैं संभाल लूंगा, ये डोलो हाइपोथैलेमस, अब तुम रहने दो, डोलो खा लेगा ये बंदा, तो उसकी वजह से इसको बुखार तो अब आएगा नहीं, ठीक है। और अब मैं जो साथ में दे रहा हूं एंटीबायोटिक, ये इस जीवाणु को, रोगाणु को मारेगा। तो ये कंसेप्ट होता है, सिंपल सी बात है। तो अब आपको पता है ना कि वो पैरासीटामोल क्यों देते हैं, क्योंकि साथ में वो एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो केवल पैरासीटामोल से काम चलने वाला नहीं है, छोटा मोटा रोग कारक है तो हो सकता है अपने आप भी हो जाए, ठीक है। थोड़े बहुत बुखार में तो बिल्कुल, थोड़ा बहुत बुखार हो तो टैबलेट लेने के बारे में सही में मैं कह रहा हूं कि ना सोचें ज्यादा। और लेकिन थोड़ा सा भी बुखार तेज लग रहा है, तो ज्यादा समय हो गया है, रात का समय है, तो आप एक पैरासीटामोल खा सकते हैं। और इसके अलावा वापस अगले दिन सुबह फिर से बुखार अगर आ जाता है तो आपको जल्दी ही किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, और एंटीबायोटिक लेकर अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना चाहिए। समझे क्या? ठीक है, चलिए। तो ये बात अगर हो जाती है तो ये, अब लास्ट वाले फीवर के लिए लिखते हैं, फीवर के लिए लिखिएगा लास्ट। ज्वर के लिए, ज्वर के दौरान हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ज्वर के दौरान हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो रोग कारकों की वृद्धि को रोकता है।
परंतु लंबी अवधि के लिए उच्च ज्वर हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। परंतु लंबी अवधि के लिए उच्च ज्वर हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हाँ बच्चों, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कोशिकीय रोध की। ये देखिए, दो रोध के बारे में हमने बात की। हम बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं चैप्टर को, बिल्कुल हर एक चीज की बेसिक बातें क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कॉपी में केवल उतना ही लिख रहे हैं जो हमें जानना चाहिए। सही बात है बच्चों, बाकी तो डिटेल आपको बहुत बताई जा रही है। सही बात है ना, ठीक है, लेकिन कॉपी में केवल इतना कि आपको टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो। यस, आगे जो बात आ जाती है, अब बात करते हैं बच्चों कोशिकीय रोध की, सेलुलर बैरियर की। बच्चों सेलुलर बैरियर में सबसे पहला नाम, बच्चों मेरे ख्याल से नाम तो समझ में आ गया कि अब जो है बैरियर जो रोध दे रहे हैं, जो प्रतिरक्षा दे रहे हैं, वो कोशिकाएं दे रही हैं। और सहज प्रतिरक्षा मतलब जो जन्म से है। समझ गए बच्चों, जो जन्म से आपको है, ये सारी चीजें बाय बर्थ है मैकेनिज्म सारे। लेकिन अब सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, ये भी सहज प्रतिरक्षा का ही भाग है। और इसमें पहला नाम है पीएमएनएल न्यूट्रोफिल। क्या नाम है, बोलना एक बार। क्या आप जानते हैं पीएमएनएल की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। क्या हिंदी जानते हैं? बहू को जानते हैं? एक बार देखकर बोलो ना, एनसीईआरटी में किसी को पता हो तो। हाँ, बहु केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजीत, क्या रंजी बहु केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी। सही बात है ना बच्चों? अरे बहुरूप, बहु और रूप, बहुत सही। बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी, यही नाम है ना बच्चों? ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, बहुरूप केंद्रक उदासीन श्वेताणु, क्या, ठीक है ठीक है, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी जो होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। अरे बच्चों नाम सुना होगा न्यूट्रोफिल, बस न्यूट्रोफिल है ये, है ना बच्चों? आपने सुने हैं ना, आपने सुना होगा एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सुना है क्या सभी ने? एक बार फिर से डब्ल्यूबीसी के प्रकार बोलो, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सुना है बच्चे? उनमें से न्यूट्रोफिल कौन बच्चे? जिसको हम बोलते हैं उदासीन रंजी, क्योंकि ये उदासीन रंजक से अभिरंजित होता है। क्या? उदासीन रंजक से अभिरंजित होता है। ठीक है, तो उदासीन रंजक से अभिरंजित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उदासीन रंजी। क्या बोलेंगे? ठीक है, जबकि याद रखें बच्चों, इसके केंद्रक में बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन पहले हमारा पहला नाम आया पीएमएनएल न्यूट्रोफिल, जो कोशिकीय रोध देता है। दूसरा नाम भी आपने सुना होगा मोनोसाइट, अभी अभी आपने कहा एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सुना है ना बच्चों? ठीक है, और ये है मोनोसाइट, जिसको बोलते हैं एक लाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? यही लिखा होगा। हाँ, एक केंद्राणु मतलब एक लाणु भी बोला जाता है शॉर्ट में। हाँ हाँ, वैसे मैंने ये नाम भी सुना है। और एक, क्या आप जो बोल रहे हैं वो वाला भी लिख देता हूं, एक केंद्र काणु या केंद्राणु। हाँ, पता नहीं क्या ही नाम है। ठीक है, एक केंद्र काणु। हाँ, अभी मैं बताऊंगा इसे एक केंद्र काणु क्यों कहते हैं, है ना, काणिया ये इसलिए।
ठीक है। हाँ, आगे सुनो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं मैक्रोफेजेस, जिसको कहा जाता है वृहद भक्षकाणु। वृहद भक्षकाणु। और फोर्थ है नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल। कौन सी सेल? प्राकृतिक मारक कोशिका। तो ये चार नाम आपके सामने लिखे गए। और कोशिकीय रोध या फिर सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करने वाली ये चार प्रकार की कोशिकाएं हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश सब में लिख दिया है बच्चों। तो सबसे पहला नाम एक बार सबको बोलना है बच्चों, बोलिएगा। जो लिखा है वहां से बोले, PMNL न्यूट्रोफिल। इंग्लिश में बोलो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। हिंदी में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी। दूसरा मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु या मैक्रोफेजेस या वृहद भक्षकाणु। और नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। और प्राकृतिक मारक कोशिका। सबसे पहले बात आ जाती है कि इनमें से ये जो उदासीन रंजी वाली है ये मिलती है ब्लड में, मतलब रक्त में। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मोनोसाइट कहां है, तो ये भी होती है ब्लड में। लेकिन वृहद भक्षकाणु मिलती है रक्त में या उत्तक में। यही तो खास बात है बच्चों, मेरे शरीर के अंदर मोनोसाइट WBC पाई जा रही है सबको ही पता है, आपके पास भी है। ठीक है। और मेरे अंदर जो ये मोनोसाइट है मेरे रक्त के साथ बह रही है। लेकिन यही मोनोसाइट में से कुछ मोनोसाइट रक्त में से निकल के मेरी यकृत में चली गई। इन्हीं में से कुछ निकल के मेरे प्लीहा में चली गई। इन्हीं में से कुछ निकल कर मेरी अस्थियों में चली गई। इन्हीं में से कुछ निकल के मेरी उपास्थियों में चली गई। इन्हीं में से कुछ निकल के मेरे लंग्स में चली गई। इन्हीं में से कुछ निकल के मेरे मस्तिष्क में चली गई। और यही मैक्रोफेज या वृहद भक्षकाणु कहलाई। और इन जगह पर इनके नाम बदलते गए। जैसे आपने नाम सुने होंगे, यकृत ने इन वृहद भक्षकाणु को कफ्फर कोशिका, है ना। प्लीहा में इनका नाम हुआ रेटिकुलर कोशिका। अरे मस्तिष्क में इनको कहा गया माइक्रोग्लियल कोशिका। अच्छा, लंग्स में इनको कहा गया डस्ट कोशिका। अरे नहीं सुने? ठीक है। अरे अब सुनेंगे। अस्थियों में इनको कहा गया ऑस्टियोक्लास्ट, अस्थि मारक कोशिका। ठीक है। उपास्थियों में इनको कहा गया कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो बच्चों नाम बदलते गए, लेकिन सारी क्या है? मैक्रोफेजेस, मतलब वृहद भक्षकाणु। तो जो मोनोसाइट, बहुत ध्यान से सुन लेना, जो मोनोसाइट रक्त से निकलकर उत्तक में चली जाती है और वहां पर आकार में बड़ी हो जाती है और वहीं रह जाती है, वो मोनोसाइट मैक्रोफेज कहलाती है। वो एक केंद्रकाणु आगे वृहद भक्षकाणु बन जाती है। समझ गए? और काम तो आपको पता ही है क्या है, भक्षण। सबका नाम से समझ में आ रहा है, भक्षण करना। ठीक है। तो याद रखें बच्चों कि ये रक्त में है, ये रक्त में है, ये उत्तक में है। और ये अभी हम इसकी बात करेंगे, ये भी कहां है? रक्त में है। तो बताइए इन चार नामों में से तीन रक्त में होती है और एक उत्तक में। उत्तक में कौन कौन बच्चे? बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आकार में बड़ी हो जाती है और घूमना फिरना बंद कर जाती है, एक जगह रह जाती है, स्टेबल हो जाती है। अरे वही तो बोल रहा हूं। तो अन्य भागों में मैक्रोफेज बोलते हैं और उस अलग अलग भागों की मैक्रोफेज के नाम भी अलग अलग हैं। अभी इसकी बात ही नहीं चल रही है, बाकी तीन के बारे में सोच। ठीक है। यस, बोलिए बच्चों, ये क्या एक बार आपको फिर से वापस बोलना, कोशिकीय रोध में कौन कौन आता है? PMNL न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल। ठीक है। और बच्चों ये सारी करती क्या है? ये सभी भक्षण द्वारा
रोग कारकों को नष्ट कर सकती है। समझे क्या? ये सभी भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट कर सकती हैं। इन सभी का काम है भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करना। लेकिन अगर आपने थोड़ा डिटेल पढ़ी होगी लास्ट ईयर तो आपको यह पता होगा कि सब प्राकृतिक मारक कोशिका भक्षण नहीं करती है। पढ़ा है क्या? ठीक है। तो लेकिन एनसीईआरटी में तो चारों को एक साथ लिखकर आगे लिखा हुआ है ये भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करती है, तो बात खत्म हो जाती है। जब ऐसी लाइन आ जाएगी ये भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करती है, सही है, सही बात है, क्योंकि गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है। समझ गए? ये घुन है कौन? प्राकृतिक मारक। समझ गए ना? तो याद रखें बच्चों, इन सभी नामों के साथ में इसका नाम आ जाएगा। लेकिन अलग से भी आ जाए, अलग से भी आ जाए और ऐसा आ जाए कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करती है। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भक्षण द्वारा रोग कारकों को नष्ट करती है। सही है या गलत है? सही है बच्चों। एनसीईआरटी तो बोला मैंने अभी भी। मैंने उस लाइन के इन तीन नामों को हटा के चौथे नाम से पकड़ के आगे की लाइन बोल दी तो भी सही है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। आप मॉड्यूल देखिएगा, नीट 2019 का उड़ीसा का जो क्वेश्चन था उसके अंदर यही था कि हमारे अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा पाई जाती है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और उसके बाद भी, ठीक है, और वो रोग कारक को मारती है। उसके बाद भी हमारे अंदर सहज प्रतिरक्षा पाई जाती है, मतलब हमारे पास उपार्जित प्रतिरक्षा दी है ऊपर वाले ने कि एंटीबॉडी बनेगी और रोग कारक को मारेंगे, तो भी ऊपर वाले ने हमको सहज प्रतिरक्षा दी है। क्यों? क्यों? और उसका आंसर जो गया है पहला ये कि ये एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है। तो विशिष्ट है क्या? सहज तो क्या है? अविशिष्ट है। ठीक है। और बाकी क्या है ऑप्शन मुझे पता नहीं, सही ऑप्शन यह है उसमें कि यह इसमें प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आती हैं जो भक्षण द्वारा रोग कारक को नष्ट कर सकती है। अभी एनसीईआरटी की लाइन थी तो सही गई है लाइन, यही आंसर गया उसका। समझ गए? जबकि आपको पता है प्राकृतिक मारक कोशिका भक्षक कोशिका भक्षण करती है या नहीं करती है? नहीं करती है। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो बात खत्म। सही हो नहीं? खत्म। हाँ, आगे बात करनी ही नहीं है, सही हो गलत की बात ही नहीं है, बात खत्म। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। यस, तो सुनिएगा, ये तो एनसीईआरटी लिखी है। अब सुनो बच्चों, अब सुनिएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके बारे में, अब हम इतना लंबे लंबे नाम नहीं लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं पीएमएनएल न्यूट्रोफिल। ये जो पीएमएनएल न्यूट्रोफिल है, याद रखें बच्चों, सबसे पहले तो पीएमएनएल न्यूट्रोफिल जो होती है, याद रखें, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल जो होती है सबसे पहले तो ये कुल डब्ल्यूबीसी की, याद है तो बताओ, 60 से 65% होती है। याद रखें, कुल डब्ल्यूबीसी की 60 से 65% अकेली कौन है? न्यूट्रोफिल। आप जानते हैं 4000 से 7000 प्रति mm क्यूब होती है डब्ल्यूबीसी। बच्चों भूल गए क्या आप लोग? आरबीसी काउंट 5 से 5.5 मिलियन पर घन mm, याद है ना बच्चों? याद है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 3.5 लाख, याद है। और अगर पूछा जाए डब्ल्यूबीसी 4000 से 7000 8000, बस है ना बच्चों, इतनी है। हाँ कोई बात नहीं, 6000 7000 बस इतनी है लगभग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि उस 4000 से 6000 का भी 65% अकेली कौन है? न्यूट्रोफिल। सही बात है। और इस डब्ल्यूबीसी जो होती है ये आकार में छोटी कैसी होती है बच्चों? आकार में छोटी होती है न्यूट्रोफिल, और आकार में छोटी होने के साथ साथ याद रखें बच्चों, अगर आप इसकी संरचना देखेंगे ऐसी अमीबीय आकृति की, और अमीबीय तो सारी डब्ल्यूबीसी होती है बच्चों। लेकिन आप अब देखना बच्चों, अब नाम का मतलब, जब आप इसका केंद्रक देखेंगे तो इसके केंद्रक के अंदर आप देखेंगे कि इसके केंद्रक में एक तो एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, और आप देखेंगे एक लोब ये रहा।
आप बोलेंगे इसके केंद्रक में कितने लोब है? 1 2 3 4 5। इसके केंद्रक में 3 से 5 लोब पाए जाते हैं। कितने बच्चों? लोब उपस्थित। तो आप बोलेंगे आपने माइक्रोस्कोप में, जैसे इसको माइक्रोबायोलॉजी आप देख रहे हैं और आपने इसको माइक्रोस्कोप की स्टडी की और माइक्रोस्कोप में आप एक न्यूट्रोफिल को देख रहे हैं, तो एक न्यूट्रोफिल में आपको 3 लोब दिख रहे हैं बच्चों। अभी कितने लोब वाली दिख रही है? 3 लोब। फिर आपने देखा कि इसके अंदर आपको एक के अंदर 4 लोब दिखे, किसी के अंदर आपको 5 लोब दिखे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे अरे भाई ये क्या, कोई ऐसी है न्यूट्रोफिल जिसमें 3 लोब है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। इसके केंद्रक के तो रूप बहुत सारे हैं, इसके केंद्रक के तो रूप बहुत सारे हैं। पढ़ो अब, बहुरूप केंद्रक। समझ गए क्या? बहुरूपिया है ना बच्चों? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, श्वेताणु तो आप समझ गए WBC, और न्यूट्रोफिल क्योंकि उदासीन रंजक से अभिरंजित होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? पूरा नाम बोलो, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी। अब बोलो नाम का मतलब क्लियर है? पक्का है ना? ठीक है, चलिए, तो ये बात हो जाती है। और बच्चों आप शायद ये जानते ही हैं कि ये करती क्या है। ठीक है, ये रोग कारक का भक्षण, ये रोग कारक का भक्षण करती है। और रोग कारक के भक्षण के कारण ही आपने ये बात सुनी होगी, इसे कहा जाता है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का छोटा सिपाही कौन है? न्यूट्रोफिल। बच्चों अपने छोटे आकार तथा भक्षण के गुण के कारण इसे हमारे शरीर का माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। कांस्टेबल साहब है, सही बात है। हमारे शरीर का माइक्रो पुलिसमैन कौन है? बोलो सभी, कौन है? न्यूट्रोफिल। क्या है बच्चों? और पूरा नाम बोलना होगा, PMNL न्यूट्रोफिल। बोलो फिर से। हाँ ठीक है। और बच्चों यहीं पर अगर मैं सेकंड बात कर लेता हूं बच्चों, जिसकी, वो है कौन? मोनोसाइट। और मोनोसाइट जो होती है बच्चों, आप जानते होंगे कि ये कुल WBC की, कौन बताएगा? बच्चों 20% तो लिम्फोसाइट है, 6 से 8%। ठीक है, और याद रखें बच्चों, आकार में छोटी या बड़ी? आकार में बड़ी। और जब आप इस कोशिका को देखेंगे तो ये आकार में बड़ी कोशिका है। और इस बड़ी कोशिका के पास आप जब देखेंगे कि अरे इसके केंद्रक में कितने लोब हैं, एक ही लोब है, किडनी शेप या फिर बीन शेप। कैसा न्यूक्लियस मिलेगा? सेम के बीज की आकृति का। सुना है? सेम के बीज, बीज नहीं, बीज, बीज या वृक्कनुमा। कैसा नुमा? वृक्कनुमा केंद्रक। तो अब आप समझ पाए कि क्या मतलब है एक केंद्रकाणु का। जब आपने बहुरूप श्वेताणु देख लिया तो एक केंद्रकाणु समझना अब आसान है बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर लोब नहीं है, और ये सेम के बीज या वृक्कनुमा केंद्रक रखता है। और याद रखें इसका काम क्या है बच्चों? ये भी तो वही करता है, रोग कारक का काम एक ही है, रोग कारक का भक्षण। लेकिन अगर आपने कुछ और सुना हो, सफाई कर्मी, स्कैवेंजर सेल, सफाई कर्मी, स्कैवेंजर कहा जाता है बच्चों, इसको याद रखें। ये हमारी कोशिका में, आपने एक बात सुनी होगी, हमारी कोशिका में प्रत्येक दिन रोजाना हजारों कोशिकाएं बनती हैं और हजारों कोशिकाएं मरती हैं। तो भाई हजारों कोशिकाएं बनती है तो वो तो कोशिका विभाजन से बनती हैं, लेकिन जो मरती है उन मृत कोशिकाओं का कचरा कहां जाता है? उसे खा लिया जाता है। और उस भक्षण का काम कौन करता है? बोलना बच्चों, कौन करता है? ठीक है, मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारे शरीर की सफाई कर्मी भी कहलाती है, रक्त की सफाई कर्मी कहने और अच्छी बात है। ठीक है, बोलिए बच्चों, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, और याद रखें बच्चों, अपने बड़े आकार व भक्षण के कारण
क्या है, माइक्रो पुलिसमैन या मैक्रो पुलिसमैन? ये हमारे शरीर का मैक्रो पुलिसमैन कहलाता है, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं बोलना बच्चों? मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। तो हमारे शरीर का मैक्रो पुलिसमैन सिंघम कौन है? कौन है बच्चों? मोनोसाइट। और कांस्टेबल साहब कौन है? हवलदार है। कौन है ना? और अब आप बताइए बच्चों, हवलदार ज्यादा होते हैं या कम? ज्यादा। एसपी साहब क्या होते हैं? कम। सही बात है ना? इसीलिए ये संख्या में कम है और वो संख्या में ज्यादा। भक्षण दोनों करते हैं, दोनों का काम एक ही है, असामाजिक तत्वों को नष्ट करना। सही बात है। और वहां असामाजिक तत्व क्या है? रोग कारक। समझ गए ना बच्चे? ठीक है। यस, तो दो तो हो गए। अब बोलो बच्चों, पहले और दूसरे में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। पहले और दूसरे में किसी को कोई भी डाउट है तो ना बच्चे? रक्त। हाँ, अब पूछ ले बच्चे, कोई बात नहीं। नहीं, इधर पीछे बिड़ो, डाउट नहीं, क्लियर? तो चलिए अब हम थर्ड बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है मैक्रोफेजेस। इसके लिए तो लिखना पड़ेगा हमें, मैक्रोफेजेस क्या क्या? रोग कारक का भक्षण, और नीचे लिखा है सफाई कर्मी, स्कैवेंजर। लिखवा दो बच्चे। मैक्रोफेज क्या बोलते हैं? वृहद भक्ष्यकाणु। वो तो लिख ही लिया आपने, ठीक है, लिखिएगा। मोनोसाइट, मोनोसाइट रक्त से उत्तक में प्रवेश करती हैं, रक्त से उत्तक में प्रवेश करती है तथा आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है तथा वृहद भक्ष्यकाणु कहलाती हैं। यह उत्तकों में रोग कारक का भक्षण, यह उत्तकों में रोग कारक व मृत कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। तो सफाई कर्मी तो ये भी है ना बच्चों? यह उत्तकों में रोग कारक तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, अभी मैंने दो चार नाम कहे आपको। अंग तथा वृहद भक्ष्यकाणु। एक दो तीन नामों की, चार नामों की लिस्ट बना लो चलो, जिसके अंदर हम बात करेंगे यकृत की। यकृत की वृहद भक्ष्यकाणु का नाम बोलना बच्चों। कुफर कोशिका। लंग्स में, फेफड़ों में, फुफ्फुस लिखे, फेफड़ा तो अलग हो जाता है, फुफ्फुस, ठीक है। डस्ट कोशिका, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में दस्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फेफड़ों के दस्त लग जाएंगे, तो फेफड़ों के दस्त तो लगना अच्छी बात नहीं है ना बच्चों, ठीक है, कि फेफड़ों में लूज मोशन हो गया, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं बच्चों, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली सुना है क्या?
ठीक है, इसके अंदर रेटिक्यूलर कोशिका, ठीक है, और एक नाम और लिखते हैं बच्चों, ब्रेन। माइक्रोग्लियल कोशिका, माइक्रोग्लियल कोशिका। आइए बच्चों, बात करते हैं जिसके बारे में, वो है भक्षण। किसकी बात करें बच्चों? भक्षण की बात करते हैं बच्चों। सुनिएगा बहुत आराम से, जो हम बात कर रहे हैं वो है भक्षण की क्रिया। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी मैंने लिखवा दी, लिस्ट तो याद रखनी है बच्चों। एक बात बोल दीजिए, लिवर की मैक्रोफेज का नाम कफर, और लंग्स में क्या बोलते हैं? ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल, है ना, सीक्वेंस मत बोलिए, है ना, और स्प्लीन में, सही बात है ना बच्चों? तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि भाई भक्षण क्या होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना भक्षण करती है, तो भक्षण कैसे होता है? तो भक्षण तो आप समझिएगा ना, रोग कारक को क्या करना, रोग कारक को क्या करना, एंगल्फ करना, मतलब निगलना और उसे नष्ट करना। सही बात है ना बच्चों? तो निगलना तो अच्छा वर्ड नहीं होगा, क्या बोलेंगे? खा जाना भी अच्छा नहीं होगा। रोगाणु का अंतर्ग्रहण करके उसे नष्ट करना, ये सही है ना? देखो, भक्षक कोशिकाओं द्वारा रोगाणु को अंतर्ग्रहित करके, भक्षक कोशिकाओं द्वारा रोगाणु को अंतर्ग्रहित करके नष्ट करने की प्रक्रिया, अंतर्ग्रहित करके लाइसोसोम के, ऐसे पूरी बात लिखना। हमने पूरी बात कहां से शुरू किया? हाँ, भक्षक कोशिकाओं द्वारा रोगाणु को, नहीं रोग कारक को, वो तो हर तरह का होगा ना, रोगाणु, रोगाणु रोग कारक ही है बच्चों, है ना, एक ही तो बात है। हाँ, रोगाणु को अंतर्ग्रहित करके लाइसोसोम के, लाइसोसोम जानते हैं? लाइसोसोम के लयन का है, ज्यादा हिंदी तो नहीं चाहिए ना बच्चों, ठीक है, लयन काय के जलभकटनी विकर द्वारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम के लयन काय के जल अपघटनी एंजाइम, एंजाइम को विकर बोलते हैं बच्चों, विकर, बीकर नहीं, विकर, विकर, प्रकीर्णवी भी कहते हैं, प्रकीर्णव, है ना, विकर भी कहते हैं। एंजाइम लिख लिया आपने, ये बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है। जल अपघटनी एंजाइम द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया भक्षण कहलाती है। आइए बच्चों भक्षण करते हैं। हाँ, रोग कारक का भक्षण करेंगे हम। समझने पे ध्यान दें बच्चों, और नोट भी कर लें, बड़ा आसान चीज बता रहे हैं आपको। जैसे ये रहा एक ग्रीन कलर का रोग कारक, कौन है बच्चों? जैसे आप भी आज लग रहे हैं बिल्कुल रोग कारक, सही बात है ना बच्चों? ठीक है, हरे भरे रोग कारक, है ना बच्चों? ठीक है, तो सुनिएगा, ये रहा एक रोग कारक, और ये जो रोग कारक है जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है बच्चों, क्या हो जाने वाला है? सुन रहे हो बच्चों? रोग कारक के शरीर में प्रवेश करते ही ये रही टेढ़ी मेढ़ी अमीबीय आकृति की, कौन? भक्षक कोशिका। अब वो कोई सी भी हो सकती है, 3 नाम लिखवाए मैंने आपको जो भक्षण करती है, वो कौन कौन है? पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये 3 लिखवाए ना बच्चों, इनमें से कोई भी हो, ठीक है, भक्षक कोशिका। अब बताओ, भक्षक कोशिका जो है वो रोग कारक की ओर गति करती है या रोग कारक भक्षक कोशिका की ओर? भक्षक कोशिका रोग कारक की ओर गति करती है, रोग कारक भक्षक कोशिका की ओर नहीं आएगा। अगर आपने
गमन व प्रचलन वाला चैप्टर पढ़ा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सुना है क्या? पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी में अमीबीय गति पाई जाती है, सुना है क्या? तो ये देखिए बच्चों, चली, ये तो चली किसकी ओर? रोग कारक की ओर, ठीक है। और जब ये रोग कारक की ओर गति करती है तो इसकी ओर कौन सी गति करती है? अमीबीय गति। कौन सी गति बच्चों? मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि अमीबीय गति को कूटपादीय गति भी कहते हैं, क्योंकि अमीबा अपने कूटपादों की सहायता से गति करता है। स्यूडोपोडियल मूवमेंट, सुना है क्या? कूटपादीय गति भी इसको कहते हैं। आगे सुने बच्चों, तो सबसे पहले क्या हुआ, साथ के साथ यहां पर नोट करते चलते हैं कि सबसे पहली चीज जो हुई है वो है कीमोटैक्सिस। क्या हुआ है? कोई बात नहीं बच्चे, हिंदी याद है मुझे। रसायनुचलन। कौन सा चलन? आपने देखा कि सबसे पहले भक्षक कोशिका का, इसका मतलब क्या है? भक्षक कोशिका का रोग कारक की ओर, भक्षक कोशिका की कर देते हैं, है ना, कोशिका की रोग कारक की ओर कूटपादीय या अमीबीय गति, कूटपादीय या अमीबीय गति। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हमने जो अभी पहला स्टेप देखा वो हमने यही लिखा है ना बच्चों। इसके लिए शब्द क्या आता है? कीमोटैक्सिस। बोलना सभी, रसायनुचलन। तो सबसे पहले क्या होता है? रोग कारक वहां पर है तो ये डब्ल्यूबीसी खुद मूव करती हुई जाएगी कि हम आपके नजदीक आ रहे हैं, अपने कूटपाद बनाते हुए ये उसकी ओर मूव करेगी। सही बात है बच्चों। और जब ये उसके पास पहुंच जाएगी तो आपको पता है ना, वहां पर पहुंच के ये रोग कारक से चिपक जाएगी। ये देखिए बच्चों, ये रहा डब्ल्यूबीसी, ये रही भक्षक कोशिका, और अब ये रहा रोग कारक। देख रहे हो ना, है ना, ये रोग कारक। तो इसलिए दूसरा स्टेप जो आएगा वो कहलाएगा एडहेरेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? जानते हो इसका मतलब? एडहेरेंस का मतलब आसंजन। क्या होगा? आसंजन का मतलब समझते हो? रोग कारक का भक्षक कोशिका की सतह से चिपक जाना, कि बाह्य सतह से चिपक जाना। बच्चों समझते हुए लिख रहे हैं ना बच्चों सभी? बहुत आसान चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों। आप बोल रहे हैं कि हाँ सर बड़ी सिंपल सी बात है, आया इसकी तरफ गति करेगा, अमीबीय गति करेगा, रोग कारक से जुड़ जाएगा, और क्या है अभी तक तो कोई नई बात। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, बहुत आसान चीज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? तीसरी चीज जो होगी वो होगा इंजेक्शन, मतलब अंतर्ग्रहण। क्या होगा बच्चों? अब इसे अंतर्ग्रहित करेगा, ये इसे खा जाएगा। आपने सुना होगा सॉलिड को खाना फेगोसाइटोसिस, लिक्विड को खाना पिन्नोसाइटोसिस। सुना है क्या कभी? ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस करेगा, इसे खा जाएगा। आप देखेंगे अगले स्टेप के अंदर, आप देखेंगे कि ये कोशिका कुछ ऐसी हो जाएगी, और देखिए बच्चों खाता जा रहा है, ये इसे निगलता जा रहा है। देख रहे बच्चों? ठीक है, कि देखिए किस प्रकार से कूटपाद की सहायता से, जैसे अमीबा भी अपना भोजन ऐसे ही लेता है, वैसे ही ये इसे अपने अंदर अंतर्ग्रहित करता जा रहा है। और इसके अगले स्टेप में तो देखेंगे, अरे गया, ये तो गया, और ये इसके अंदर आ जाएगा और एक रिक्तिका समान संरचना बन जाएगी। और ये एक रिक्तिका समान, बताइए बच्चों क्या आपने पढ़ा है? अमीबा भी भोजन को जब अंतर्ग्रहित करता है तो एक खाद्य रिक्तिका बनाता है, फूड वैक्यूल। वैसे ही यहां भी एक रिक्तिका बना ली जाएगी जिसके अंदर ये रोग कारक आ जाएगा, जो कहलाएगी रिक्तिका के साथ फेगोसोम। क्या बनेगा बच्चों? फेगोसोम। तो अगला स्टेप क्या आया? रोग कारक का भक्षक कोशिका में प्रवेश, रोग कारक को भक्षक कोशिका में प्रवेश करवा दिया,
और उसके लिए जो संरचना बन गई उसको बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं, बोलना बोलो बच्चों, समझने पे ध्यान दे रहे हो क्या, या केवल नोट करने पे दे रहे हो? समझ रहे हो ना? फैगोसोम बन जाएगा। और आगे अब आगे जो बात आएगी उस बात को सुनिएगा बच्चों। आगे जो बात आ जाती है वो ये है कि इंजेक्शन के बाद अगला जो होगा वो होगा डाइजेशन, पाचन। बच्चों डाइजेशन के बाद इसका पाचन कर दिया जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो भक्षक कोशिका है इसका विशेष लक्षण क्या है? इस भक्षक कोशिका का विशेष लक्षण यह है कि इसमें सामान्य कोशिका की तुलना में बहुत सारे लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जलगपनीय एंजाइम है ना, आत्मघाती थैलियां, जानते हो ना बच्चों? इसके अंदर बहुत सारी आत्मघाती थैलियां हैं और ये बहुत सारे लाइसोसोम, कौन है बच्चे ये? बहुत सारे इसके अंदर जो लाइसोसोम है इसमें जो बहुत सारे लयन काय हैं, वो लयन काय जो इसे चारों ओर से घेर लेंगे। आप देखेंगे कि ये तो रही एक रिक्तिका समान संरचना और इसके चारों तरफ से इसने, देखना बच्चों एक बार समझना, ठीक है? इधर 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 सभी, ठीक है? देखिए बच्चों, यहां तक की बात में कोई डाउट है? आगे आप देखेंगे इसने इसको पूरा अंदर ले लिया। जब इसको पूरा अंतर्ग्रहित कर लिया तो एक रिक्तिका के अंदर कौन आ गया? रोग कारक, और रिक्तिका के साथ रोग कारक को मिलाकर बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं? और इस क्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? तो पहले हुआ रसायनुचलन, फिर हुआ आसंजन, फिर हुआ अंतर्ग्रहण। इसमें कोई डाउट? उसके बाद क्या किया जाएगा? आप देख रहे हैं कि ये भक्षक कोशिका में लयन का या लाइसोसोम की संख्या ज्यादा या बहुत ज्यादा, और इसी कारण ये सारे लाइसोसोम इसे चारों ओर से घेर लेंगे। और जब ये इसे चारों ओर से घेर लेंगे तो ये जो संरचना बनती है ये है फैगोसोम। बहुत ध्यान से देखना, ये है फैगोसोम, ये है लाइसोसोम। और अगर दोनों मिल जाए तो क्या ये पूरी संरचना फैगोलाइसोसोम कहलाए? फैगोसोम और लाइसोसोम को मिला दूं तो नया शब्द क्या बन गया? फैगोलाइसोसोम। समझ गए ना? और ये जो फैगोलाइसोसोम बन जाएगा तो आप जानते हैं बच्चों, लाइसोसोम जो कि जल अपघटनी एंजाइमों से भरा हुआ है वो इसे तोड़ देगा, पचा देगा। और पचा दिया जाएगा तो आप देखेंगे फाइनली तो आपको क्या ही मिलेगा बच्चों? फाइनली तो ये जो है इसके अंदर रोग कारक, कहां हो तुम? हो गया काम बच्चों, कर दिया जाएगा लाइसिस। क्या कर दिया जाएगा? अंत में लाइसिस कर दिया जाएगा, पचा दिया। लाइसिस या किलिंग। मार दिया जाएगा। तो एक बार आपको ये 5 स्टेप बोलने, एक बार बोलिएगा बच्चों, बताइएगा सभी। 5 स्टेप ऑफ कौन से भक्षण, फैगोसाइटोसिस के 5 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला बोलो, कीमोटैक्सिस, एडेरेंस, इंजेशन, डाइजेशन, लाइसिस। फिर से बोलो, कीमोटैक्सिस, एडेरेंस, इंजेशन, डाइजेशन। आप हिंदी में बोलेंगे रसायनुचलन, आसंजन, अंतग्रहण, पाचन, किलिंग, मार देना। सही बात है, ठीक है? या अपघटन बोल सकते हैं। तो क्या आपको भक्षण क्रिया समझ में आ गई? बहुत ही आसान था बच्चों। ऐसे भूल देगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो भक्षण क्रिया के क्रम के लिए सत्य है, तो इसमें इन नामों को आगे पीछे कर देगा। क्लियर है? तो क्या फंडे चालू हो गया? हाँ, तो आप नोट कीजिए आराम से। यही हूं बच्चों। हाँ, आज कौन कौन आ रहा है भाई? अंताक्षरी
वही करवा दें, वही करवा देंगे। चलो तो बेड़ो, रेडी ना? हारोगे तो नहीं तुम इस बार? पिछली बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया था बहुत बार, तुम्हें ही बचाया था। ऐसे मत सोचना कि हाँ हम तो जीत गए थे, तुम लोग बहुत बुरे हार रहे थे। हाँ, मैं संभाल रहा था बीच बीच में। तो इस बार जो है वो आप में से कोई भी हारेगा तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, समझ गए? रेडी? हाँ, गाने याद नहीं है तुम्हें, क्या मतलब है? ठीक है, चलो इधर गर्ल्स से बोलते हैं कोई भी एक गाना। मैं वर्ड बोलता हूँ डे, डमरू वाला। चलो कोई बात नहीं, ढह ढक्कन वाला। बताओ बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? नहीं आता गाना? आता है, सुनाओ। हाँ हाँ, अरे आवाज ही नहीं आ रही बच्चों, सब मिलकर डोली तारो। क्या क्या क्या? क्या आ गया? जय जहाज, जय जय पे गा दो भैया। अरे कोई एक तो सुनाओ, ऐसे मत करो। जय जय पे सुनाना है बेटू। एक हाँ, मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, दिल दीवाना बोले ओले ओले। अरे गाओ ना, क्या है? ओले 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 ले। ये ले। हाँ हाँ हाँ, बेटे। हाँ, उड़ गया हवा के झोंके से। देगा वो वो। हाँ, तो सबसे अलग है। हाँ, वे पे गाओ भाई, जिसको अगर पूरा गाना आता हो कोई। अरे वे पे, वे। अरे वे पे नहीं आता तुम्हें? वे थोड़ी, वे वे नहीं, वे वन वाला वन है, ऐसे थोड़ी है। वे का पेट नहीं काटना। हाँ हाँ। अरे गर्ल्स, ये हारना शुरू हो रहे हैं, बोलो। हाँ, लाउडली। वंदे मातरम। अरे गाओ तो पहले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हाँ, मैं पे गाऊं, मैं पे। मैं जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ 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 हाँ, सही है। अरे अरे बेड़ो, खुले रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, छोड़ आया ये पे गाओ बच्चों। कहीं से भी।
ना चलो, हाँ जाना, ठीक है। अरे गाओ गाना, देखो फोटो आ रहा है तुम्हारा को। ने पे गाओ भाई। अरे ने पे गाओ भाई। सजना पे दिल आ गया, है ना, आ गया। यहाँ ये पे, हम नहीं छोड़ेंगे, हाथ ना छोड़ेंगे। हाँ भाई गा पे गाओ, गाओ भाई। दिल हो गया सलाह लो मुझको यारो। हाँ हो गया, बस हो गया आज के लिए, ठीक है। तो कोई कोई गा रहा है क्या? हाँ क्या करेगा वो? शायरी सुनाएगा, शायरी गाना। पंच लाइन है कोई? क्या बोल रहा है, बोल जल्दी। चलो एक गाना सुन लो, बच्चे बाहर भी वेट कर रहे हैं गाने के लिए, ठीक है। क्या बोलो, गाना कौन सा सुनाया है मैंने? मैंने कोई गाना सुनाया था क्या तुम लोगों को? कोई भी नहीं सुनाया? मैंने कोई गाना नहीं सुनाया? नहीं सुनो, तो फिर कोई दूसरा गाना सुनो, ठीक है। कौन सा गाना सुना है तुम्हें? क्या इस ये कौन सा गाना गाती है? सुनो एक गाना सुन लो जल्दी से, पुराना गाना सुनाए थे बच्चों, है ना। सुनो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, अरे जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। अरे नायक नहीं खलनायक हूं मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूं, हाँ इसलिए आज कुछ और हूं, कुछ और हूं। अरे नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू, ठीक है।